Hello everyone, welcome to my UPSC. यूपीएचईएससी जो अभी यूपीएसएससी हो गया है नया आयोग, असिस्टेंट प्रोफेसर की रेगुलर बेसिस पे तैयारी करवा रहे हैं। इसके 23 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम टेस्ट नंबर 24 डिस्कस करेंगे। टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं या फिर वेबसाइट विजिट करके भी आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में लिंक अवेलेबल है, आप वहां से भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है जनरल स्टडीज के लिए। सभी टेस्ट में 30 क्वेश्चन है और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। रिसेंटली वेयर वाज द 7th राष्ट्रीय पोषण माह लॉन्च डेट। अभी हाल ही में ये 7वां राष्ट्रीय पोषण माह कहाँ पे ये लॉन्च किया गया है। देखिए ये एक्चुअल में क्या है, कौन सा ये विजन क्या है जो ये पोषण माह चल रहा लॉन्च किया है, ये 7वां था। तो ये जो विजन लेके चल रही है गवर्नमेंट, वो है सुपोषित भारत। सुपोषित भारत ये एक विजन है, इसी के तहत राष्ट्रीय पोषण माह लॉन्च किए जाते हैं। अभी रिसेंटली 7वां जो है ये गांधीनगर गुजरात में, बी इसका करेक्ट आंसर आएगा। Which cities are the hosts of India's first two FIFA World Cup 2026 क्वालिफायर। अभी रिसेंटली दो इंडियन सिटीज फीफा वर्ल्ड कप 26 और जो एशियन कप 27 है प्रिलिमिनरी, उसके लिए ज्वाइंट क्वालिफाई किया है इन्होंने। और ये अभी रिसेंटली ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने अनाउंस किया है। तो ये जो दो सिटीज हैं भुवनेश्वर एंड गुवाहाटी, भुवनेश्वर एंड गुवाहाटी ये दो सिटी हैं जो इन्होंने क्वालिफाई किया। अभी ये क्वालिफाई हुई है। तो देखिए इंडिया इस ग्रुप में जो रहा है विनर, जो पहला राउंड है प्रिलिमिनरी जॉइंट क्वालिफिकेशन राउंड, उसमें इंडिया विनर रहा है। उसमें एशियन क्वालिफायर्स में कतर था, कुवैत था, अफगानिस्तान, मंगोलिया, इनमें विनर रहा है। और दो इंडियन सिटी हैं ये अभी इसके लिए क्वालिफाई किया है, भुवनेश्वर और गुवाहाटी। द मेन प्रोपोनेंट ऑफ द कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ टीचिंग इज, ये है एनएल गेज। एनएल गेज is the main proponent of cognitive theory of teaching. Who was the viceroy of India during Quit India movement? भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम पे भारत का वायसराय कौन था? उस टाइम पे वायसराय कौन था? भारत छोड़ो आंदोलन क्विट इंडिया मूवमेंट ये कब शुरू हुआ, कब हुआ है? तो देखिए क्विट इंडिया मूवमेंट, जिसको हम कई बार एग्जाम में हमसे अगस्त मूवमेंट के नाम से भी पूछा जाता है, कंफ्यूज नहीं होना क्विट इंडिया मूवमेंट और अगस्त मूवमेंट में। ये एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था जो गांधी ने लॉन्च किया था। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट अगस्त 8 को, 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने मुंबई में कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च किया था, अगस्त मूवमेंट। और उस टाइम पे वायसराय था लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो ये वायसराय था। ये 1936 टू 1944 तक वायसराय रहा है। Which among the following is not correctly matched? इनमें से कौन सा सही से मैच नहीं कर रहा? इट मीन्स गलत कौन सा है इसमें से?
तो देखिए इसमें से गलत कौन सा है या कौन सा सही मैच नहीं कर रहा है। सुचेता कृपलानी, उत्तर प्रदेश, ये विमेन चीफ मिनिस्टर हैं। उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी। इस तरीके से है नंदिनी सतपथी, ये ओडिशा की पहली महिला चीफ मिनिस्टर थी। शशिकला काकोडकर, ये गोवा और गोवा के साथ साथ दमन दीव की भी पहली महिला चीफ मिनिस्टर रही है। देखिए अभी देश में सिर्फ एक ही जगह महिला चीफ मिनिस्टर है, वो है पश्चिम बंगाल में। अभी महिलाओं का वहां एक क्राइम हुआ है, वो इश्यू चल रहा है पश्चिम बंगाल में। लेकिन पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए ऐसे मामलों में, क्योंकि क्राइम को अगर आप पॉलिटिसाइज कर देते हैं तो समाज में एक गलत मैसेज जाता है। और ऊपर से चीफ मिनिस्ट्री अगर उसका प्रोटेस्ट में निकल जाए, किसके खिलाफ निकल रहे हो आप, ये समझ में नहीं आ रहा है। आपको ये इस तरीके का क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं एग्जाम में आप। आसाम की पहली महिला चीफ मिनिस्टर कौन थी? सैयदा अनवर तैमूर। सैयदा अनवर तैमूर ये आसाम की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। बिहार की श्रीमती राबड़ी देवी। दिल्ली की देखिए कई ज्यादातर लोगों को या हो सकता है सभी को मालूम हो, ये नहीं कह रहे किसी कम मालूम है नहीं है, लेकिन शीला दीक्षित जी के बारे में ज्यादातर लोगों को पता है। लेकिन दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री थी सुषमा स्वराज। सुषमा जी दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। गुजरात की पहली विमेन चीफ मिनिस्टर कौन थी? गुजरात की पहली विमेन चीफ मिनिस्टर थी आनंदीबेन पटेल। जो शशिकला काकोडकर है, ये गोवा, दमन और दीव की पहली विमेन चीफ मिनिस्टर रही है। मध्य प्रदेश की कौन थी? उमा भारती, ये मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। पंजाब की कौन थी महिला मुख्यमंत्री? राजेंद्र कौर। राजेंद्र कौर ये पंजाब की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। राजस्थान की वसुंधरा राजे, ये राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। तमिलनाडु की बात करें तो जे रामचंद्रन तमिलनाडु की पहली महिला चीफ मिनिस्टर रही है, जानकी रामचंद्रन। उत्तर प्रदेश की सुचेता कृपलानी। पश्चिम बंगाल में अभी हैं ममता जी। जम्मू एंड कश्मीर में महबूबा मुफ्ती, जम्मू कश्मीर की पहली महिला मुख्यमंत्री। तो ये पहली महिला मुख्यमंत्री जो हैं ये जरूर याद रखिएगा। इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। इस क्वेश्चन की बात करें तो गलत पूछा है, कोई सा भी गलत नहीं है, डी इसका करेक्ट आंसर आएगा। ये तीनों सही मैच कर रहे हैं। NPTEL स्टैंड्स फॉर, NPTEL स्टैंड्स फॉर, ये क्या है? नेशनल प्रोग्राम है एक्चुअली, ये जो लर्निंग के लिए है, नेशनल प्रोग्राम फॉर टेक्नोलॉजिकल एनहेंसमेंट, नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहेंस्ड लर्निंग, ए इसका करेक्ट आंसर है। एक क्वेश्चन अक्सर किसी ना किसी शिफ्ट में आता है इस तरीके का, NPTEL या कोई भी दे दिया जाता है, ICT से रिलेटेड कोई फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, या फिर कोई इस तरीके की प्रोग्रामिंग हो उसका पूछ लिया जाता है। देखिए आप लोग इसको लाइक नहीं करते हैं, तो मेरा रिक्वेस्ट है आपसे इसको लाइक जरूर करें वीडियो को, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट तो बना के रखिए। कम से कम आपको रेगुलर यहाँ पे टेस्ट सीरीज करवा रहे हैं, अपडेट्स भी आपको टाइमली देते रहते हैं आपके एग्जाम से रिलेटेड, है ना? तो आप भी थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्म्स इनपुट डेटा इनटू आउटपुट डेटा? देखिए इनपुट डेटा को आउटपुट डेटा में ट्रांसफॉर्म इनमें से कौन सा करता है? Input data is transformed into output data by central processing unit and it is CPU. It is an electronic circuit in a computer that executes the instruction that make up a program and it also performs operation specified by the instructions. That's why it transformed input into output. तो इनपुट को आउटपुट में कौन ट्रांसफॉर्म करता है? CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसको कुछ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन मिलते हैं। द रिकमेंडेशन ऑफ द अशोक मेहता कमेटी लेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट?
अशोक मेहता कमेटी की रिकमेंडेशन के बेस पे कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था? अशोक मेहता कमेटी का संबंध है पंचायती राज से। पंचायती राज से अशोक मेहता कमेटी का संबंध है, पंचायती राज। इसने कुछ प्रोविजंस दिए थे, रिकमेंडेशन की थी, और वो था पंचायती राज से संबंधित 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। Which of the following newspapers was published by दादाभाई नारोजी? दादाभाई नारोजी ने कौन से न्यूज़पेपर पब्लिश किया है? दादाभाई नारोजी न्यूज़पेपर पब्लिश करते थे 1883 में। इनका एक क्वेश्चन वो ड्रेन ऑफ वेल्थ का, इकोनॉमी का, ये पूछा जाता है, पहले टेस्ट में करवाया जा चुका है, आगे रिवीजन में और करवा देंगे अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो। दादाभाई नारोजी ने स्टार्ट किया था एक न्यूज़पेपर द वॉइस ऑफ इंडिया, द वॉइस ऑफ इंडिया। और ये कहां से पब्लिश करते थे द वॉइस ऑफ इंडिया? बॉम्बे। कहां से? बॉम्बे से पब्लिश करते थे द वॉइस ऑफ इंडिया। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स कनेक्टेड विथ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का एक क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, ये मान के चलिए, जितना पॉसिबल हो प्रैक्टिस कीजिए उसकी। देखिए, चंपारण मूवमेंट है, ये कब हुआ? चंपारण सत्याग्रह 1917 में। ये एक नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट था ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज के अगेंस्ट। अमृतसर इंसिडेंट की बात करें, 1919 में जलियांवाला बाग हुआ, जिसमें न्यूमरस इंडियन सिविलियंस वर आल्सो किल्ड देयर। चौराचौरी इंसिडेंट है। चौराचौरी इंसिडेंट कब हुआ था? ये 1922 में हुआ था। मौफला विद्रोह है, मौफला रिवोल्ट 1921। ये केरला का था, जहां ब्रिटिश कुछ मुस्लिम टेनेंट्स थे, ब्रिटिशर्स थे, हिंदू लैंडलॉर्ड्स थे, इस तरीके का था। और जो चौरा चोरी हुआ था उसके बाद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को सस्पेंड कर दिया था गांधी जी ने। तो ये करेक्ट सीक्वेंस है, ये ध्यान रखिएगा। इसी के बेस पे जो आंसर आएगा 3142। Flamingo project which was seen in the news is associated with which field? Flamingo project है, ये किस क्षेत्र से संबंधित है? फ्लेमिंगो ये काफी चर्चा में है ये प्रोजेक्ट, और ये संबंधित है एवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स। देखिए, सोलर सिस्टम हमारे सिलेबस में है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। व्हाइट गुड्स विच आर समटाइम्स सीन इन द न्यूज रेफर टू। व्हाइट गुड्स है, व्हाइट गुड्स का है, ये अभी रिसेंटली एक रेगुलेशन अपडेट किया है गवर्नमेंट ने व्हाइट गुड्स को लेके, और ये संबंधित है एयर कंडीशनर एंड एलईडी लाइट्स से। बी इसका करेक्ट आंसर आएगा। विच इज द मोस्ट आइडियल रीजन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ कॉटन इन इंडिया। कपास की खेती के लिए सबसे आइडियल रीजन, सबसे उपयोगी, या जो कहा जाता है कि ये ऐसा क्षेत्र है जहां कपास के लिए ही बना है, ये कौन सा है जहां कपास की खेती ज्यादा कर सकते हैं कॉटन की? देखिए, कपास के लिए क्या चाहिए? सबसे इंपॉर्टेंट है, कपास के लिए चाहिए हमको ब्लैक सॉयल। कई बार आपको ब्लैक की जगह डार्क सॉयल भी दे के कंफ्यूज किया जाता है, और कई बार आपको रेगुर सॉयल दे के भी पूछ लिया जाता है। ये तीनों एक ही है, डार्क सॉयल, रेगुर सॉयल, ब्लैक सॉयल। ये कपास के लिए आइडल है, ये इस तरीके की सॉयल। और ये कहां पे
आइडल रीजन इस तरीके का डेक्कन प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू, इसका करेक्ट आंसर आएगा सी। When a research problem is related to heterogeneous population, the most suitable method is, देखिए अगर कोई रिसर्च प्रॉब्लम है एंड इट इज रिलेटेड टू हेटेरोजीनियस पॉपुलेशन, तो इसके लिए जो सुटेबल मेथड है वो है दिस वन, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। Apart from Saturn, which of the following planets have planetary ring systems of their own? Apart from Saturn, which of the following planets have planetary ring system of their own? देखिए इसमें सैटर्न के अलावा जुपिटर, यूरेनस, नेपच्यून, दे ऑल्सो possess ring system of their own. They are mostly made up of glass and dust particles. So B is the correct answer. Consider the following statement and choose the correct answer. ये जो स्टेटमेंट दे रखे हैं इनको कंसिडर करते हुए करेक्ट कौन सा है वो देखना है। इंडिया हैज 2 वॉल्फ स्पीसीज, 2 तरीके की वॉल्फ स्पीसीज है इंडिया में, द इंडियन वॉल्फ इन पेनिनसुलर रीजन एंड द हिमालयन वॉल्फ इन द अपर ट्रांस हिमालयन रीजन। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। 2 तरह के वॉल्फ स्पीसीज है, वॉल्फ स्पीसीज एक तो है पेनिनसुलर रीजन में और एक ट्रांस जो अपर हिमालय रीजन है उसमें। अब वो कौन से हैं? ग्रे वॉल्फ एंड हिमालयन वॉल्फ। ग्रे वॉल्फ is listed as least concern by IUCN red data while the Himalayan wolf is vulnerable। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान रखिएगा, दोनों ही करेक्ट है। ए रिसेंट मैन ईटिंग वॉल्फ अटैक, मध्य प्रदेश फॉरेस्ट ऑफिशियल्स हैव लॉन्च्ड प्रोजेक्ट बेडिया टू कैप्चर द वॉल्व इन्वॉल्वमेंट। देखिए ये अभी रिसेंट मैन ईटिंग वॉल्फ अटैक ये मध्य प्रदेश का नहीं है, अभी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने एक ये लॉन्च किया है प्रोजेक्ट बेडिया, और स्पेशली ये शायद बहराइच वगैरह के आसपास का रीजन है, ये इनकरेक्ट है। तो ये ध्यान रखिएगा, आपसे ये नहीं पूछा जाएगा प्रोजेक्ट बेडिया किस सरकार ने किस राज्य ने लॉन्च किया है, आपसे पूछा जा सकता है, एनवायरमेंट भी हमारे सिलेबस में है, ग्रे वॉल्फ का पूछा जा सकता है, हिमालयन वॉल्फ का पूछा जा सकता है। तो ग्रे वॉल्फ लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में है आईयूसीएन की रेड डेटा बुक में, और जो हिमालयन वॉल्फ है वो वल्नरेबल कैटेगरी में है। और 2 तरह की जो वॉल्फ स्पीसीज है ये ध्यान रखना है, एक पेनिनसुलर, दूसरा हिमालयन जो अपर ट्रांस हिमालय रीजन में रेंज में है, पहला और दूसरा ये सही है। भेड़िया कभी अकेला नहीं आता है, वो झुंड में आता है, वो बहुत चालाक होता है। Rio Summit, Rio Conference, Earth Summit was held in Rio de Janeiro in which of the following year? कई बार आपको रियो समिट के नाम से पूछ लिया जाता है, कई बार रियो कॉन्फ्रेंस के नाम से, कई बार अर्थ समिट के नाम से पूछ लिया जाता है। और ये यूनाइटेड नेशंस का कॉन्फ्रेंस है, किस पे? एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, इसको कहा जाता है अर्थ समिट। ज्यादातर रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ था। ये ब्राजील में कब हुआ था? जून 1992 में। 3 से और 14 जून 1992 में हुआ था रियो डी जेनेरियो ब्राजील में ये अर्थ समिट, या फिर इसको कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट कहते हैं। बी इसका करेक्ट आंसर है। मिनिमम 1 और कई बार 2 या 3 क्वेश्चन इसके आते हैं, कॉन्फ्रेंस, कन्वेंशन, समिट इसके।
विच इंडियन स्टेट शेयर द लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर विथ भूटान? कौन सा भारतीय राज्य सबसे लंबा लैंड बॉर्डर भूटान के साथ बॉर्डर शेयर करता है, ये पूछा गया है। देखिए, मैं फिर कहूंगा कि मैप के बिना मत पढ़िएगा। मैप बिल्कुल आप स्पेशली नॉर्थ ईस्ट का, साउथ का और पूरा अच्छे से याद कर लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पॉलिटिकल मैप, फिजिकल मैप दोनों याद कर लीजिए। अभी टाइम है एग्जाम में, तो आप रेगुलर अगर 5 मिनट भी मैप को देखते हैं तो भी आप उसमें मास्टर हो जाएंगे आपके एग्जाम से पहले। जो बताया जाता है उसको मैप में देख लीजिए बस। भूटान इंडिया बॉर्डर है, ये एक इंटरनेशनल बाउंड्री है बिटवीन द किंगडम ऑफ भूटान एंड द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, और ये भारत और भूटान के बीच में है। 699 किलोमीटर का बॉर्डर है, 699 किलोमीटर लंबा। इसमें 267, 217, 183 एंड 32 किलोमीटर। आसाम शेयर करता है 267 किलोमीटर। इसके अलावा देखेंगे आप, अरुणाचल प्रदेश शेयर करता है 217 किलोमीटर। पश्चिम बंगाल शेयर करता है 183 किलोमीटर और सिक्किम ये शेयर करता है 32 किलोमीटर, जो चिकन नेक वगैरह आप सुनते हैं। तो सबसे लॉन्गेस्ट आसाम शेयर करता है भूटान के साथ बॉर्डर। ये नोट कर लीजिएगा, काम आएगा आगे लाइफ में। Jarvas and Sentinels tribes are found in which among the following state union territory of India? जारवाज और सेंटिनल्स ये कहाँ पे पाए जाते हैं? ये ट्राइब्स है एक्चुअली। और ट्राइब का एक क्वेश्चन, चाहे इंडियन ट्राइब या फिर वर्ल्ड में कहीं कोई ट्राइब चर्चा में है, उसका क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में। पिछली बार टेस्ट सीरीज में एक ट्राइब का क्वेश्चन करवाया था, साउथ अफ्रीका का। वो क्वेश्चन एज इट इज डायरेक्ट पूछा गया था एग्जाम में, और ट्राइब का हर बार क्वेश्चन आता है। कोशिश यही रहती है कि पूरा अच्छे से करवाया जाए, और करवाएंगे भी। ये जो ट्राइब्स है, दीज आर ये ट्राइब इंडिजीनियस ग्रुप है, रेजाइड इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। इनका जो वे ऑफ लाइफ है, कल्चर है, ये काफी डिफरेंट है यहाँ पे। और इनको गवर्नमेंट का जो इंडियन लॉ है उसके एज पर लॉ इनको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड, ये लिस्ट फर्स्ट है और ये लिस्ट सेकंड है, इनको मैच करना है। रियो समिट, देखिए रियो समिट है, ये हुआ है, अभी हमने देखा 1992 में। कब हुआ है? 1992 में। जोहान्सबर्ग अर्थ समिट, जोहान्सबर्ग अर्थ समिट है, ये 2002 का है। इसको कई बार पूछ लिया जाता है आपसे, वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जोहान्सबर्ग अर्थ समिट की जगह आपसे पूछ लिया जाएगा वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2002, ये कहाँ पे हुआ था या क्या इसका एजेंडा था? तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेके हुआ था 26 अगस्त 2002 से और 4 सितंबर 2002 तक हुआ है जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में। क्योटो प्रोटोकॉल है, क्योटो प्रोटोकॉल ये 1997 का है। क्योटो प्रोटोकॉल ये अडॉप्ट किया गया था 1997 में। कई जगह आपको लिखा मिलता है क्योटो प्रोटोकॉल वाज एन इंटरनेशनल ट्रीटी विच एक्सटेंडेड द 1992 यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो उसमें 1992 में कंफ्यूज नहीं होना, वो उसको एक्सटेंड किया है और उसके बाद ये है जो यूनाइटेड नेशंस का इंटरनेशनल ट्रीटी था, फ्रेमवर्क कन्वेंशन 1992 क्लाइमेट चेंज, उसको ही एक्सटेंड किया 1997 में, वो बन गया क्योटो प्रोटोकॉल।
स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस, ये है ह्यूमन डेवलपमेंट पे, ये ध्यान रखिएगा, ह्यूमन डेवलपमेंट पे है, या फिर यूं कहें ह्यूमन एनवायरनमेंट पे है। ये स्टॉकहोम स्वीडन में हुआ था 1972 में, जून 1972 फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर आएगा। What can a president do when a money bill is presented to him? अगर राष्ट्रपति को मनी बिल भेजा जाता है प्रेजेंट, तो राष्ट्रपति उस क्या क्या कर सकते हैं उसके साथ में, मनी बिल के साथ में। मनी बिल इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट, he may either give his assent to the bill or withhold his assent to the bill. He cannot return the bill for reconsideration of the House of the Parliament. तो ये आप समझ लीजिए कि अगर राष्ट्रपति को, हम बात कर रहे हैं मनी बिल की, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसा नहीं कि आपको कोई भी बिल का लिख के दे दिया और सब में ये लागू होता है, सब में लागू नहीं होता है। मनी बिल को राष्ट्रपति है रिटर्न नहीं कर सकते, ये कह के कि पार्लियामेंट इसको रिकंसिडर करे, कि इसको वापस देखे, इसमें वापस सुधार करे, इसलिए वापस नहीं भेज सकते राष्ट्रपति मनी बिल को। मनी बिल को वो या तो उनकी एसेंट दे सकते हैं या फिर उसको रोक सकते हैं, लेकिन रिजेक्ट उसको रिटर्न नहीं कर सकते। रिकमेंडेड चेंजेस टू द बिल ये नहीं कर सकते, रिटर्न नहीं कर सकते, है ना, ये ध्यान रखिएगा। विच अमंग द फॉलोइंग आर कॉल्ड ब्रेटन वुड ट्विंस? ये क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत सारे एग्जाम्स में। पिछली बार किसी शिफ्ट में इसी तरीके का क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए, वर्ल्ड बैंक, IMF, IBRD, IFC, इन पे क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। RBI, ब्रेटन वुड established the International Monetary Fund and the International Bank for Reconstruction and Development. International Monetary Fund and International Bank for Reconstruction and Development, and which today is the part of World Bank Group. These are the part of World Bank Group. इनको कहा जाता है ब्रेटन वुड ट्विंस। देखिए, इसको लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वेबसाइट पे विजिट कीजिएगा, यहाँ रेगुलर क्वेश्चंस अपडेट किए जाते हैं, करंट अफेयर्स, ICT, रिसर्च वगैरह के सभी जो आपके सिलेबस में है। टेस्ट सीरीज के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में टेस्ट सीरीज का लिंक मिल जाएगा आपको। और भी कोई क्वेरी है जरूर पूछ लीजिएगा आप, बाकी आपकी तैयारी में लग जाइए अब। Which of the following is classified in the category of developmental research? डेवलपमेंटल रिसर्च की कैटेगरी में इनमें से कौन सा है? देखिए, डेवलपमेंटल रिसर्च है फिलोसॉफिकल रिसर्च, इट इज क्लासिफाइड इन द डेवलपमेंटल रिसर्च। एक्शन रिसर्च, ये भी इसी में है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, तो ये तीनों ही है क्लासिफाइड इन द कैटेगरी ऑफ डेवलपमेंटल रिसर्च। The revolutionary organization Abhinav Bharat Society was founded in 1904 by, देखिए 1904 में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? अभिनव भारत सोसाइटी, इट वाज फाउंडेड बाय VD सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर, एंड हिज ब्रदर गणेश दामोदर सावरकर। गणेश दामोदर सावरकर, ये दोनों भाइयों ने इसकी शुरुआत की थी, अभिनव भारत सोसाइटी की। VD सावरकर उस टाइम पे स्टूडेंट थे फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे में। द फॉर्मर नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन
इसका जो नाम था पहले मित्र मेला था, आपने पढ़ा होगा मित्र मेला, और 1952 में उसको डिसबैन कर दिया गया। बी इसका करेक्ट आंसर आएगा। ये काफी यूजफुल क्वेश्चंस टेस्ट करवाए जा रहे हैं आपको यहाँ पे। रेगुलर बने रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, थैंक यू वेरी मच।